नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। केनीशन मॉडल में हमने देखा कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है एग्रीगेट डिमांड से, और ये डिपेंड करता है स्लोप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई पे। स्लोप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई अगर ज़्यादा है तो आउटपुट कम डिसाइड होगा, और अगर फ्लैटर होगा हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल तो आउटपुट वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा हमें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि शिफ्ट कैसे होता है एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल में, और वो ज़रूरी क्यों है एनालाइज करना शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल शिफ्ट होता है। केनीशन के जो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे आउटपुट बढ़ता है, लेकिन ये जो डेटा है हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं है। केनीशन मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने से, इन्फ्लेशन अदर वर्ड्स में कि प्राइसेस का ज़्यादा बढ़ना, यहाँ पे जीएनपी डिफ्लेटर की हेल्प से हमने बताया कि इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ साथ हमारे पास रियल इनकम और रियल जीएनपी भी बढ़ रहा है। बाकी जितने भी डेटा हैं ये सारे एक्सप्लेन हो जाते हैं, लेकिन 3 इयर्स इस डेटा में से 3 साल ऐसे हैं जिनमें कि केनीशन मॉडल हमें सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि किस रीज़न से इंक्रीज़ इन जीएनपी डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ हमारे पास इनकम कम क्यों हुई है। लाइक इन 1974 में, 1974, 1975 और 1980, इन 3 सालों में हमारे पास इन्फ्लेशन के बढ़ने से या प्राइसेस के ज़्यादा बढ़ने से रियल इनकम जो है वो नेगेटिव हुई है, मीन्स कि डिक्रीज़ हुई है। बाकी सारे ईयर्स में केनीशन मॉडल तो सिंपली इजीली बता देता है कि जब हमारे पास प्राइसेस बढ़ती है या इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है, जो कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल बताता है। लेकिन शिफ्ट के बिना इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि प्राइसेस के बढ़ने के साथ हमारे पास आउटपुट कम क्यों हो रहा है, जो कि ड्यूरिंग 1974 70s में आया था हमारे पास स्टैगफ्लेशन। सो इसका भी कॉन्सेप्ट यही है। अब इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है कि जीएनपी डिफ्लेटर होता क्या है। जीएनपी डिफ्लेटर एक्चुअल में हमें बताता है कि इन्फ्लेशन कितनी हुई है। अगर हम करंट ईयर की बात करें तो इन्फ्लेशन इसमें कितनी ज़्यादा हुई है, वो जीएनपी डिफ्लेटर की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। सो इसका ये होता है कि जब हम किसी भी ईयर में इन्फ्लेशन निकालना है हमको या जीएनपी डिफ्लेटर निकालना है, तो जो नॉमिनल जीएनपी है, मींस कि जिसको हम करंट प्राइसेस पे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज निकालते हैं, उसको डिवाइड करते हैं रियल जीएनपी से। रियल जीएनपी में हम किसी नॉर्मल बेस ईयर की प्राइसेस को लेके उससे मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास टोटल फाइनल आउटपुट कितना है, और अगर इसको परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज में नहीं निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे इंक्रीज इन जीएनपी डिफ्लेटर है, ये परसेंटेज में नहीं है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। सो ये हुआ जीएनपी डिफ्लेटर जो कि इन्फ्लेशन का हमें बताता है। जीएनपी डिफ्लेटर सिमिलर है प्राइस इंडेक्स के साथ, प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी हम इन्फ्लेशन ही निकालते हैं प्राइस लेवल का, लेकिन कुछ ही गुड्स का देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा है इधर बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब फ्यू गुड्स की ही बात करते हैं। लेकिन जीएनपी डिफ्लेटर में हम सारी फाइनल गुड्स की एंड सर्विसेज की बात करते हैं। मैंने इधर डेफिनेशन लिखी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रियल जीएनपी को जब हम नॉर्मल बेस ईयर प्राइसेस पर किसी ईयर की जीएनपी निकालते हैं उसको रियल जीएनपी कहेंगे, और नॉमिनल जो हमारे पास प्रेजेंट और करंट प्राइसेस जो कि बढ़े हुए होते हैं मोस्टली, तो उस पे जब हम कैलकुलेट करें। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से शिफ्ट लेने के बिना ये जो 3 इयर्स में हम लोगों ने नेगेटिव जीएनपी देखा, तो इसको हम मतलब डिक्रीजिंग जीएनपी देखा, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, ये चीज़ हम डायग्राम से देखते हैं। अब केनीशन के मॉडल के अकॉर्डिंग जब शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड होता है तो हमारे पास प्राइसेस के बढ़ने से रियल आउटपुट और रियल जीएनपी बढ़ता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब प्राइसेस राइज हुई तो आउटपुट बढ़ रहा है विद शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। फिगर में मैंने लिखा है प्राइस एंड आउटपुट चेंजेस विद शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। सो जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो रहा है हमारे पास तो इससे प्राइसेस और आउटपुट दोनों ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, प्राइसेस बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ रहा है, जो कि नॉर्मल अगर हम इस टेबल में देखें तो एक्सेप्ट इन 3 इयर्स के अलावा हम देख सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, आउटपुट भी
बढ़ रहा है, 5.8, फिर 5.4 एक्सेप्ट ये वाले रीजन में, फिर 5.4 से 5.5, 2.8। मीन्स कि नॉर्मली क्या हो रहा है कि प्राइसेस के बढ़ने से रियल जीएनपी भी बढ़ रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 3 ईयर्स के अलावा बाकी सब में प्राइसेस बढ़ रही हैं और आउटपुट भी बढ़ रहा है। लेकिन इन 3 ईयर्स में प्राइसेस तो बढ़ रही हैं लेकिन आउटपुट जो है वो कम हो रहा है। सो अगर हम डायग्राम में देखें, प्राइसेस के बढ़ने से आउटपुट बढ़ रहा है। अब इस जो केनीशियन मॉडल है ये इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अगर हम एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल को फिक्स लेते हैं, इसमें शिफ्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो हमारे पास प्राइसेस के बढ़ने से आउटपुट को कम हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। क्योंकि जब भी ये शिफ्ट हो रही है टुवर्ड राइट तो प्राइसेस के बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ रहा है। अगर मान के चलो कि हम लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं टुवर्ड लेफ़्ट, तो अब क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, प्राइस भी कम हो रही है और आउटपुट भी कम हो रहा है। लेकिन हमारे पास क्या चीज़ है, प्राइस भी कम हो रही है और आउटपुट भी कम हो रहा है। लेकिन एक्सप्लेन क्या करना है हमने कि जब प्राइसेस बढ़ें, प्राइसेस तो बढ़ें लेकिन आउटपुट कम हो, तो इधर ऐसा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं प्राइसेस बढ़ें और आउटपुट कम हो, ऐसा नहीं हो रहा है। सो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल में शिफ्ट कराने की, जिससे हम ये बता सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगी और आउटपुट कम होगा। सो हम इसको डायग्राम से अब देखते हैं। अब हम शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई को देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व को हमने कांस्टेंट लिया। सो जब हम शिफ्ट करेंगे एग्रीगेट सप्लाई में, सो इससे क्या हो रहा है, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इससे आउटपुट कम हो रहा है। सो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल के शिफ्ट होने से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि प्राइसेस के बढ़ने से आउटपुट कम हो रहा है। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। द शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल जो है ये एसोसिएटेड है प्राइस इंक्रीज़ और आउटपुट डिक्लाइन, जो कि हुआ था ड्यूरिंग 1970s। सो एक चीज़ की यहाँ पे क्लियरिटी हो रही है कि 1970s में हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल जो है वो शिफ्ट हो गया था टुवर्ड लेफ़्ट, जिससे कि प्राइसेस बढ़ रहे थे और आउटपुट कम हो रहा था। अब क्या क्या रीज़न रहे थे, क्या सप्लाई शॉक्स थे जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम हुआ, कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। ये इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी रिसेशन क्यों आया था 1970s के पीरियड में, जिसको हम स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में ही ये मेजर इम्पैक्ट था इसका, ये ऐसा क्यों हुआ था, इसके हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल होता है कि डिफरेंट प्राइस लेवल्स पर फर्म्स कितना आउटपुट सेल करने के लिए विलिंग है। तो हमें पता है कि फर्म जो है कहाँ पे प्रोडक्शन करती है, फर्म उसी पॉइंट पे प्रोड्यूस करती हैं जहाँ पे प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस ऑफ गुड्स और कमोडिटीज़ का किसके बराबर होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, मतलब कि जहाँ पे P इक्वल्स टू MC होता है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगी, मनी वेज पेड टू एडिशनल लेबर पेड टू, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर है और हमें पता है कि प्राइस किसके बराबर होता है, वेजेस अपॉन MPN। इट इम्प्लाइज दैट कि मार्जिनल कॉस्ट वेजेस और नॉमिनल वेजेस और मनी वेजेस अपॉन MPN, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जैसे जैसे हम लेबर को ज़्यादा ज़्यादा हायर करेंगे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी और मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा, क्योंकि जब ज़्यादा ज़्यादा हम लेबर को हायर करेंगे ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट तो बढ़ेगी लेकिन आउटपुट जो होगा वो कम होने लगेगा। और जैसे हमने वेरिएबल मनी वेज मॉडल में देखा कि ज़्यादा वर्कर्स को हायर करने के लिए हमें मनी वेजेस को बढ़ाना पड़ता है। दस ये जो दो फैक्टर्स हैं, एक तो डिक्लाइनिंग MPN जब हम लेबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और दूसरा इंक्रीजिंग अपवर्ड प्रेशर ऑन वेजेस, जैसे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वेजेस का को अपवर्ड प्रेशर जो मिलता है वो, ये दो चीज़ें MPN का डिक्लाइन और
इंक्रीज इन प्रेशर ऑन अपवर्ड प्रेशर ऑन मनी वेजेस। इससे हमें ये पता चलता है कि क्यों एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि जब भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म इंक्रीज़ होती है, आइदर चाहे फैक्टर्स की कॉस्ट बढ़ती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है या लेबर की एक्सपेक्टेड वेज जो है वो बढ़ती है, उसके चलते फर्म जो है उसका सप्लाई कर्व जो है सप्लाई शेड्यूल वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। कहने का मीनिंग है कि सेम प्राइस पे कम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी कोई भी फर्म, या तो सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है फॉर अ गिवन आउटपुट लेवल के लिए, उससे हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड लेफ़्ट। इसको हम डायग्राम की हेल्प से अब एक्सप्लेन करते हैं। सपोज़ करो कि पास्ट ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस के बेस पर वर्कर्स की जो एक्सपेक्टेशन है एग्रीगेट प्राइस लेवल की वो बढ़ती है। उनको ऐसा लगता है कि करंट प्राइस लेवल जो है वो बढ़ना है कहाँ से, P0 से P1, P0 से P1 लेवल तक प्राइस बढ़नी है, उनकी एक्सपेक्टेशन है। अब जैसे उनकी करंट प्राइस लेवल बढ़ता है उसकी वजह से उनकी रियल जो वेजेस होती हैं, रियल वेज उनकी फॉल हो जाती है, जिसके कारण लेबर सप्लाई कम हो जाती है। मतलब लेबर या वर्कर्स लेस एग्री होते हैं गिवन वेज रेट पे वर्क करने के लिए, क्योंकि उनकी रियल इनकम कम हो जाती है जैसे उनका करंट प्राइस लेवल बढ़ता है। अब इससे हमारे पास लेबर सप्लाई कर्व NS जो है ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड लेफ़्ट। ठीक है, लेबर सप्लाई कम हो जाएगी हमारे पास। अब लेबर सप्लाई कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम है तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी फॉल हो जाएगी, N0 से N1 आ जाएगी। और जब कम लेबर एम्प्लॉयड होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल N1 ही लेबर यहाँ पे एम्प्लॉयड है, वर्क करेगी, तो आउटपुट जो है वो भी फॉल करेगा। आउटपुट जनरेटेड जो है या आउटपुट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, ओनली Y1 लेवल, क्योंकि N0 से N1 फॉल हुआ, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल राइज होने की वजह से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट N0 से N1 फॉल हुआ, क्योंकि रियल वेज जो है वो कम हो जाती है प्राइस के बढ़ने से। तो एम्प्लॉयमेंट N0 से N1 होगी, जिसकी वजह से आउटपुट हमारा A लेवल से B पे आ गया। प्रोडक्शन फंक्शन में हम देख सकते हैं। Y1 लेवल ऑफ आउटपुट ही यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। अब हम देख सकते हैं कि इसका इन शॉर्ट कहें तो सेम प्राइस लेवल पर हम लोग का जो एग्रीगेट सप्लाई होगा कम हो जाएगा। मतलब फॉल इन एम्प्लॉयमेंट हमने देखा ऊपर, जिससे कि हमारे पास कम आउटपुट जनरेट होता है। इसका ये कहने का मीनिंग है कि अगर हम सेम प्राइस लेवल पर देखें तो आउटपुट सप्लाइड फॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडीशन देखी थी कि प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होगी तभी इक्विलिब्रियम होगा या प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा किसी फॉर्म का। इधर आउटपुट को फॉल करके हम मार्जिनल कॉस्ट को कम कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट को कम कर रहे हैं आउटपुट को कम करके। और आउटपुट हम कम कैसे कर रहे हैं, बाय डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर कम हो गई है। तो सप्लाई ऑफ लेबर कम होने से हमने कम लोगों को हायर किया, जिससे कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम हुई, रिड्यूस हुई। सेम प्राइस पर हमने मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करने के लिए आउटपुट को कम प्रोड्यूस किया, जिससे कि इक्विलिब्रियम आया। और एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, दस हम कह सकते हैं कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई शेड्यूल का, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल का मतलब हो गया कि फॉर्म प्रोड्यूस करेंगी लेस आउटपुट गिवन प्राइस लेवल पर, या दूसरे वे से हम कह सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट फॉर्म प्रोड्यूस कर पाएंगी ओनली एट हायर प्राइस लेवल पर। ठीक है, हायर प्राइस लेवल पर ही सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगी फॉर्म। 1 फैक्टर जो हमने यहाँ पे देखा जिससे कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है फॉर्म की, वो है वेजेस। क्योंकि लेबर को लगता है कि एक्सपेक्टेड प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो वो पुश कर रहे हैं कि उनकी वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए।
तो वेजेस इंक्रीज़ करने के कंसर्न में हम लोग का फर्म का मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वेजेस राइज़ हो जाते हैं तो फर्म की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते फर्म को लेस प्रोड्यूस कर पाती है वो आउटपुट गिवन प्राइस लेवल पर। थस हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन जब भी फर्म की कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, उस पॉइंट पे फर्म का एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। थस हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है रॉ मटेरियल की प्राइसेस जब भी बढ़ जाती है किसी फर्म के लिए, उसका एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल शिफ्ट हो जाता है लेफ़्ट की तरफ। ऐसे जो सप्लाई शॉक्स होते हैं उनके इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी होते हैं थ्रू लेबर सप्लाई। जब भी जैसे रॉ मटेरियल की प्राइसेस राइज़ हो रही हैं, ये जो सप्लाई शॉक्स हैं इनका इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी आता है थ्रू लेबर सप्लाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाता है, इससे डोमेस्टिक प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं। मतलब इम्पोर्टेड ऑयल और एनर्जी जो भी कंट्रीज़ इंपोर्ट करती हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उससे डोमेस्टिक प्राइस लेवल बढ़ जाता है। और जब डोमेस्टिक प्राइस लेवल बढ़ता है सो वर्कर की एक्सपेक्टेशन जो है प्राइस को लेके वो बढ़ जाती है। उनको लगता है कि प्राइस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके चलते उनकी वेजेस जो हैं वो ज़्यादा वो डिमांड करने लगते हैं, और फर्म जो है इसके कारण फर्म की और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने लगती है। वेजेस को भी ज़्यादा पे करना है और जो प्राइस लेवल है रॉ मटेरियल का वो भी बढ़ जाता है, जिससे कि फर्म जो है ज़्यादा लेबर को हायर नहीं कर पाती है और ज़्यादा आउटपुट नहीं जनरेट कर पाती है। सो एट गिवन और इंक्रीजिंग प्राइस लेवल पर हमारे पास एडिशनल प्रोडक्शन जो है आउटपुट की, रियल आउटपुट की, वो कम हो जाती है। कीनीशियंस की भी एक्सप्लेनेशन 1970s की, 73 और 75 की, वो भी कुछ इसी तरह की है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट जो हैं सप्लाई शॉक्स के, उसी पे बेस्ड है। दस कीनीशियंस की जो एक्सप्लेनेशन है, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इशू था सऊदी अरेबिया एंड इज़राइल के बीच में वॉर का। दस सऊदी अरेबिया और बाकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, इन लोगों ने मिल करके, जो OPEC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इन लोगों ने कार्टेल बना दिया और प्राइसेस को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। इवन दो जो कंट्रीज़ अगेंस्ट थी और इन सपोर्ट ऑफ इज़राइल थी, उनके लिए ऑयल एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया था, और जिसके चलते कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे कंट्रीज़ ने फोकस किया, लाइक अमेरिका, कनाडा और बहुत सारी पे बैन किया था, और बहुत ज़्यादा हाइक, बहुत ज़्यादा राइज़ इन प्राइसेस हो गया था ऑफ एनर्जी सोर्सेज, जो कि अल्टरनेट भी थे। क्रूड ऑयल का तो हुआ ही था, लेकिन जो बाकी के अदर सोर्सेज जैसे कोल, नेचुरल गैस एट्सेट्रा, इनकी भी प्राइसेस बढ़ गए थे, और जिसके चलते कि प्रोडक्शन जो थी और एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल जो था वो शिफ्ट हो करके फर्स्ट से सेकंड पे चला गया। मींस के एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल शिफ्ट हो गया, आउटपुट हमारे पास डिक्लाइन हो गया, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आउटपुट डिक्लाइन हो गया। प्राइसेस P0 से P1 बढ़े और आउटपुट जो था वो डिक्लाइन हो गया Y0 से Y1। अब यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई फॉलो हुई थी, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल में डिक्लाइन। दस ये हुआ हमारे पास डायरेक्ट इफ़ेक्ट सप्लाई शॉक का, ठीक है, जिसमें कि प्राइसेस राइज़ हो गए और आउटपुट डिक्लाइन हो गया। दस जैसे कि एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, लेबर ने उस टाइम पे ये समझा कि प्राइसेस जो है राइज़ होनी है, जनरल सारी प्राइसेस बढ़नी है, और इस एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ गया। यहाँ पे P0E प्राइस लेवल से P1E प्राइस लेवल पर बढ़ गया। एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल अब बढ़ गई। अब एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल के बढ़ने से हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व का शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड लेफ़्ट, मतलब थर्ड पे ये शिफ्ट हो जाती है, और जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है लेफ़्ट, प्राइसेस बढ़ जाते हैं और आउटपुट जो है Y2 पे आ जाता है। सो इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कीनीशियंस ने कि ड्यूरिंग 1970s ड्यू टू राइज इन ऑयल प्राइसेस हमारे पास किस तरह से
आउटपुट जो है डिक्लाइन होने लगता है, मीन्स कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड लेफ़्ट। ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस और वॉलेटिलिटी उसके बाद भी कंटिन्यू ही रही है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स इकोनॉमी में आते रहे हैं, चाहे मीडियम लेवल के ही। ये जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर एक इंस्टेबिलिटी का पार्ट है ही ऑयल प्राइसेस, जिससे कि इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी में कभी भी आ जाती है। बट दिस वाज ऑल अबाउट शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, और जिससे इनकम एंड प्राइसेस जो है प्राइसेस बढ़ती हैं और इनकम और आउटपुट लेवल कम हो जाता है।